एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो किया था दैट वाज ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और साथ साथ में पोस्ट लंच भी हमने कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स किए थे, जिसमें से वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स वाज फॉरेन कंपनी। बताओ व्हाट डू यू मीन बाय अ फॉरेन कंपनी? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। फिर हमने किया था सेक्शन नंबर 8, दैट वाज सुबह का 10 बजे का सेशन। सेक्शन 8 कंपनीज जो फॉर्म होती है, दे आर फॉर्म टू प्रमोट अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या ये कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? सो दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। जितना भी प्रॉफिट कमाया है, सारा का सारा प्रॉफिट उनको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर प्रमोटिंग देयर ऑब्जेक्टिव। ऐसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? लाइसेंस कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कंपनीज को एक प्रिविलेज है, नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ना भी लिखा हो तो भी क्या चलेगा? अरे हाँ है ना? तो नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ना भी लिखा हो तो भी चलेगा। अलॉन्ग विद दैट, जैसे अपनी नॉर्मल प्राइवेट या पब्लिक कंपनी होती है, वैसे ही सेक्शन 8 कंपनीज होती है। तो बाकी सारे प्रिविलेजेस कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन, सील, सब कुछ सेपरेट लीगल स्टेटस, सेम टू सेम है इवन फॉर अ सेक्शन 8 कंपनी। बट जहां सीजी लाइसेंस दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस छीन भी सकता है। छीनने के लिए लीगल टर्म को क्या बोलते हैं? रिवोक। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रिवोक द लाइसेंस। कब कब रिवोक किया जा सकता है? एक आपने प्रोविजंस को किया है कॉन्ट्रवीन। कॉन्ट्रवीन को हम ही कहते हैं वायलेट, तोड़ा है आपने, या तो आपने एक्टिविटीज को फ्रॉड्यूलेंटली कंडक्ट किया। फ्रॉड मतलब धोखा देना। आपने कहा है मैं पैसा इस्तेमाल करूंगा फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर, एजुकेशन, कि मुन्नी के पढ़ाई के लिए मैं पैसे ले रही हूं और मैं पैसा इस्तेमाल कर रही हूं कोई और ही कारण के लिए, तो क्या मैं धोखा दे रही हूं? तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया गया लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट मुझसे छीन भी सकता है। अरे हाँ है ना? लाइसेंस एक बार छीन लिया तो क्या नाम के आगे आपको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वापस से डालना पड़ेगा? बट लाइसेंस छीनने के पहले क्या आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी? अच्छा, लाइसेंस छीन के अगर सीजी को लग रहा है बात नहीं बनेगी, अननेसेसरली क्या करेंगे हम उसको? हाँ, वी हैव वन मोर ऑप्शन, एक्चुअली मोर टू ऑप्शंस। वी कैन ईदर यस पास एंड ऑर्डर, मर्ज के बदले जो सेक्शन में लिखा है वो वर्ड हम यूज करेंगे, अमैल्गमेशन का ऑर्डर हम पास कर सकते हैं। सो अमैल्गमेशन ऑब्वियसली ऐसी कंपनी के साथ होगा जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स हैं। या तो फिर अगर लग रहा है कि ये वाहियात कैसी है, ये लोग कभी सुधर ही नहीं सकते हैं, बेस्ट थिंग होगी दैट वी विल पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप। बट वाइंडिंग अप के वक्त भी जो सरप्लस एसेट्स है, क्या वो मेंबर्स आपस में बांट सकते हैं? वो भी आपको डोनेट करने पड़ेंगे टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी। ये सुनो गाइस, सुन ना, बैकग्राउंड इसका प्लेन ब्लैक कर दे, बाकी ये फाइन वाइन है, आप खुद देख लेना। ये सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट शॉर्ट में समरी है। इसमें सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट है, मैंने आपको कल कहा था, आई डोंट नो आपने कितने अच्छे से सुना था, सेक्शन 8 कंपनीज को बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए हुए हैं। ये मैंने आपको बोला था, मैंने कहा था एक तो आप सोशल एक्टिविटीज कर रहे हो, सोशल एक्टिविटी कर रहे हो और हम कहेंगे 470 सेक्शन फॉलो करो। व्हाई विल अ पर्सन डू दैट? एक तो वो धंधा नहीं कर रहा है, समझो आप, वो समाज सेवा कर रहा है, और समाज सेवा करने के लिए भी उसको 470 सेक्शंस एप्लीकेबल करवा रहे हो, तो बंदा बोलेगा मैं क्यों करूं रे बाबा, छोड़ दो। ऐसी मेंटालिटी हो जाती है। इसलिए हमने सेक्शन 8 कंपनीज को दिए बहुत सारे प्रिविलेजेस। मैंने एक वर्ड यूज किया था, एग्जेम्पशंस। क्या वर्ड यूज किया था? एग्जेम्पशंस। मतलब बहुत सारे सेक्शन से उनको छूट है, उनको वो सेक्शंस फॉलो करने की जरूरत
नहीं है। तो क्या सारे एग्जेम्पशंस है, वो सारी चीजें हम यहां पे देखेंगे। एक लाइनर ही है आपको, बाकी डिटेल में आपको सीए इंटर में जितना फाउंडेशन में वो हम करेंगे। देखो पहली बात तो ये सब वापस समरी है, तो मतलब हमारा तीसरी बार रिवाइज होने वाला है ये, क्योंकि कल हमने किया था, आज हमने अभी रिवाइज किया, और वापस से जब हम ये समरी पढ़ने वाले हैं और एक बार रिवीजन होने वाला है। देखो ये कंपनीज आर फॉर्म फॉर, आप पढ़ो तो, फॉर्म फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस, ठीक है। इनको मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो आपने देखा था प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में भी। आप शगुन के 1000 रुपए से भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर क्राय है तो क्राय हो सकता है जो लोगों से इनकॉर्पोरेट हुई है, लोगों ने हजार रुपए देके बस 5000 में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, 5 लोगों ने, प्राइवेट लिमिटेड सेक्शन 8 कंपनी। क्या करना है उनको, वेबसाइट तो बनानी है, बाकी तो अभी वो उनका कनेक्शन है, बाकी तो वो काम समाज सेवा के लिए ही कर रहे हैं। पैसा आएगा भी लोगों से और पैसा जाएगा जरूरतमंदों को, तो उन्होंने सोचा क्यों इतना पैसा डालना है कंपनी में, बस एक कुर्सी टेबल वो तो घर पे ही है, इंटरनेट भी घर पे ही है, बस वेबसाइट बना के काम चालू कर देंगे। तो कितना पैसा डालना है वो आप खुद चूज करते हो। देयर इज नो लीगल मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये बुलेट सब लोग रीड करोगे एक साथ? कैसे पढ़ रहे हो तुम लोग यार, एक आवाज में। चलो अगला वाला बुलेट पढ़ो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलेट, डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। ये कंपनी चाहकर भी डिविडेंड अपने मेंबर्स को डिक्लेयर नहीं। ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या सीजी के लाइसेंस की जरूरत है? इन कंपनीज को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड इन शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जहां लाइसेंस दे सकता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस छीन भी सकता है? छीनने के साथ साथ हम ऐसा भी ऑर्डर पास कर सकते हैं कि हम ना आपकी कंपनी को वाइंड अप कर दे, अमेलगमेट कर दे, जो भी डिसीजन लिया जाएगा आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। प्रिविलेजेस देखो क्या क्या है, एक तो आपको नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखने की जरूरत, प्लस यूजुअली एक नॉर्मल कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को 21 डेज की नोटिस देनी पड़ती है फॉर द मीटिंग्स। आपने कभी सुना है एनुअल जनरल मीटिंग का कॉन्सेप्ट? सुना होगा ना आप लोगों ने। आजकल वही सीजन चालू है एजीएम्स का ऑफ कंपनीज। तो कोई है जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है? ओके, आप कौन से शेयर्स है आपके पास? कौन से? इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी? तो फिर आपको, हाँ वैसे तो कोई भी हो प्राइवेट या पब्लिक, आपको क्या नोटिस आई है कभी एनुअल जनरल मीटिंग की? ऐसा नहीं हो सकता है। आपका ही ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है? देखना नहीं हो आप, हाँ ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। बट मैं आपको बताती हूं, एवरी कंपनी कंपल्सरली एवरी ईयर हैज टू कंडक्ट एन एनुअल जनरल मीटिंग। व्हाट्स एन एनुअल जनरल मीटिंग? मेंबर्स की मीटिंग होती है ये। देखो आप लोग जानते हो, अभी तो आपने काफी सारी चीजें समझ भी ली है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वर्चुअल किड्स ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट। सही है गलत? ओनर्स आर ऑल द मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स आर द मैनेजर्स। अरे हाँ है ना? डायरेक्टर्स डे टू डे एक्टिविटीज देखते हैं। जैसे कि अगर सपोज आप लोग एसपीसी के शेयर होल्डर्स हो और स्वप्निल सर और अंकिता मैम अगर एसपीसी के डायरेक्टर हैं, तो एज ए डायरेक्टर सर और मैं क्या डे टू डे मैनेजमेंट की एक्टिविटीज देखते हैं? आप लोग एज अ मेंबर आपने क्या किया? 10 रुपए दिए और कंपनी के मालिक बन गए हैं। ओनर, शेयर होल्डर, मेंबर। अरे हाँ या ना? साल भर आपको नहीं पता है कि एसपीसी में मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, बट एज एन ओनर क्या आपका पूरा हक बनता है ये समझना कि साल भर क्या एक्टिविटीज हुई है? तो ये बातें बताने के लिए एक मीटिंग होती है ऑफ योर मेंबर्स। इस मीटिंग को कहते हैं एजीएम। क्या कहते हैं? नाम में लिखा है एनुअल जनरल मीटिंग। कितनी बार होती होगी साल में? 10 बार। नाम ही कहता है ना। स्कूल में एनुअल डे होता था, कितनी बार होता था एनुअल डे? वैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग साल में कितनी बार होती है? ये मीटिंग किनकी है? शेयर होल्डर्स की, हमारे मेंबर्स की, हमारे ओनर्स की।
साल भर क्या हुआ है, डायरेक्टर्स बताते हैं आप लोगों को कितनी एसेट्स बढ़ी है, कितनी लायबिलिटीज घटी है, फ्यूचर के क्या प्लान्स है, कितना डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है, कौन ऑडिटर की तरह अपॉइंट होने वाला है, कौन डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होने वाला है, ये सारी चीजें बताई जाती है, डिस्कस की जाती है इन द एनुअल जनरल मीटिंग. एंड एज अ मेंबर आपका अधिकार है, यू कैन गो एंड अटेंड एंड वोट इन द एनुअल जनरल मीटिंग. अरे हाँ या ना. अब ये मीटिंग की जो नोटिस होती है ना, यूजुअली दी जाती है 21 डेज बिफोर द मीटिंग. ऐसा नहीं होता है कि कल मीटिंग होगी तो आज नोटिस दे दिया, क्योंकि मेंबर्स पूरे इंडिया भर से आते हैं. सोचो ना, रिलायंस में लाखों लोग हैं जो शेयर होल्डर्स हैं. आज जब उनकी एजीएम हो रही है, ऐसा थोड़ा ना होता है हम वेले ही बैठे हैं, आज बोल दिया मीटिंग है और कल आ गए. ऐसा होगा क्या? तो अब इवन द मेंबर्स शुड हैव द टाइम टू थिंक एंड मैनेज. कोई कश्मीर से होगा बंदा, कोई केरला से होगा, कोई आसाम से होगा, कोई गुजरात से होगा. ठीक है, गुजरात वाले बंदे को तो मुंबई आना आसान है. बट व्हाट अबाउट पीपल हु आर नॉट नियर बाय बॉम्बे? सम पीपल माइट बी ट्रैवलिंग समथिंग एल्स. तो प्लान करना जरूरी है. तो इसलिए हमने कहा 21 डेज की नोटिस. बट अगर ये सेक्शन 8 कंपनी है ना, सेक्शन 8, तो 21 डेज के बदले यू कैन गिव अ 14 डेज नोटिस. तो देखो थोड़ा सा लीनियंट हो गया सेक्शन 8 कंपनीज के लिए. कितना है सेक्शन 8 कंपनीज के लिए नोटिस पीरियड? 14 डेज. फिर ना मैंने आपको ये बात बताई थी, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. सवाल सुन के जवाब देना, फालतू का ऐसे ही फटाफट जवाब देने का नहीं अपने को. डायरेक्टर्स मिनिमम कितने लगते हैं प्राइवेट कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3. ये जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 149 है, इज नॉट एप्लीकेबल टू अ सेक्शन 8 कंपनी. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट, ये सेक्शन 8 कंपनी को एप्लीकेबल ही नहीं है. मतलब सेक्शन 8 कंपनी कैन इवन हैव 1 डायरेक्टर, और दे माइट थिंक वी डोंट वांट एनी डायरेक्टर्स, ऑल विल बी द मैनेजर्स. सब लोग तो काम कर रहे हैं सोशल एक्टिविटीज करने. तो ऐसा किसका ज्यादा अधिकार किसका कम अधिकार, ऐसा कुछ फंडा ही नहीं है. सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स इन अ सेक्शन 8 कंपनी. और प्लस ये सीए फाइनल में आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ कमिटीज होती है जो कंपनीज को फॉर्म करनी पड़ती है. नॉमिनेशन कमिटी. नॉमिनेशन कमिटी मतलब अगर किसी डायरेक्टर की डेथ हो गई तो उसकी जगह पे कौन आएगा? नॉमिनी. तो उसकी कमिटी बनती है, नॉमिनेशन कमिटी. ये लोग यही कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं कौन एलिजिबल कैंडिडेट हो सकता है टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. एंड उसका काम ही ये सब है. क्वालिफिकेशन देखो, एक्सपीरियंस देखो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर जस्ट इन केस कि मुकेश भाई की तबियत खराब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज है, एंड नाउ ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, हु विल टेक हिज पोजिशन? हाँ, तो नॉमिनी. बट कौन नॉमिनी होगा? नॉमिनेशन कमिटी ऑब्जर्व करेगी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम कैंडिडेट्स बताते हैं. नॉमिनेशन कमिटी. रेम्यूनरेशन कमिटी, कौन से डायरेक्टर को कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए. और शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी. जैसे कि कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एसपीसी में देयर इज अ सीआरएम टीम हु कनेक्ट्स द स्टूडेंट्स एंड रिजॉल्व्स द ग्रीवेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स. वैसे जब हम एंटिटी वाइज देखते हैं, लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स है रिलायंस जैसी कंपनीज में. किसी के कुछ दुख, किसी के और कुछ दर्द, दुख, पीड़ा, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा. जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है. तो अब इसको मिटाएगा कौन? ये शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी. ये कमिटीज ना सेक्शन 8 कंपनीज को फॉर्म करने की जरूरत नहीं है. और कल मुझे किसी ने एक सवाल पूछा था, आई थिंक अकबर ने, कि मैम क्या एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकता है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. अ पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी. युक्त वोटिंग होता है ना सेक्शन 8 कंपनीज में, मीटिंग होती है, वोटिंग होता है, सब कुछ होता है.
ये तो मेंबर्स के सारे राइट्स है ना? तो देखो आप 2-3 पॉइंट्स बता सकते हो क्या? क्या प्रिविलेजेस है सेक्शन 8 कंपनीज को? पहले तो उनको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है. इनकी जो जनरल मीटिंग की नोटिसेस होती है कितने डेज की होती है? 14 डेज इंस्टेड ऑफ व्हाट? इनको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं. और कौन सी कमिटीज उनको बनाने की जरूरत नहीं है? सब लोग बोलेंगे सबने फीस दी है ना? हाँ, सब लोग बोलेंगे. कौन सी कमिटीज बनाने की जरूरत नहीं है? नॉमिनेशन कमिटी, रेम्युनरेशन कमिटी, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी. एंड कैन इवन अ पार्टनरशिप फर्म बिकम अ मेंबर ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी? फिर कल हमने किया था डोरमेंट कंपनी. इसमें एक छोटा सा पॉइंट, एक बुलेट बचा था, इनएक्टिव कंपनी. बट आप लोग कल बहुत ही हावले जैसे कर रहे थे, 4-10 हो गए थे. ऑलरेडी वर्चुअल बच्चों ने मेरे को सुनाना नहीं छोड़ा. कुछ बच्चे कमेंट करते हैं मैम 6 मिनट जल्दी छोड़ने के लिए थैंक यू सो मच. मतलब कौन किसको टॉन्ट दे रहा है? क्योंकि मैंने 4:06 पे छोड़ा ना. तो ऐसे मुझे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने बोला और 4 मिनट अगर ले लोगी तो पता नहीं क्या करेंगे. और ऑलरेडी तुम लोगों को आइसक्रीम खिला दिया था, उसका उन लोगों को बहुत दर्द था. ओके, व्हाट डज अ मेंबर गेट इन अ सेक्शन 8 कंपनी इफ नॉट डिविडेंड? सी, डिविडेंड तो मिलता नहीं है. अगर आपने शेयर्स बेचे मे बी वैल्यू एडिशन आपको हो सकता है, बट सेक्शन 8 कंपनी का फंडा ही नहीं है बेटा. आपने जो सवाल पूछा ना उसमें प्रॉब्लम हो गया. व्हाट विल आई गेट इफ आई डू सोशल सर्विस? ऐसा थोड़ी ना होता है. तो आप जब किसी के लिए कुछ करते हो, इट इज बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट. इट इज नॉट बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट समथिंग इन रिटर्न. ऐसी वो बात है. तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपकी जो घर की हेल्पर है, उसकी जो बच्ची है, उसको पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, या बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, या उसकी बैग जो है वो फट चुकी है, आप अगर खरीद के उसको एक बैग लाके देते हो, बुक्स लाके देते हो, आप ये नहीं सोचते कि मुझे क्या मिलेगा उससे इन रिटर्न. तो वो क्वेश्चन ही बेटा आपका गलत है. दिस एंटिटी इन इटसेल्फ इज क्रिएटेड नॉट विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग रिटर्न्स एंड प्रॉफिट्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है? ओके. एनुअल जनरल मीटिंग में क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आ सकते हैं? देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आ सकते हैं बिकॉज दे आर दी ओनर्स, बट दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोटिंग राइट्स. ओके, बट ये मन्नत आप लोगों को इंटर में पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 4 में. अभी आप सिर्फ इतना समझ लो जितना जरूरी है आपके सिलेबस के लिए, मैं उतना बताऊंगी. ऐसे तो पूरा समंदर है, 470 सेक्शन है कंपनीज एक्ट में. हम तो उसी में रह जाएंगे. आज जरूरी उतना ही था 21 डेज और 14 डेज का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए. जितना जरूरी था उतना एजीएम का कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस किया. एजीएम से रिलेटेड देयर इज वन बिग चैप्टर अराउंड 35 सेक्शंस. चैप्टर नंबर 7, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है? तो उतना हम लोग बोलते बैठेंगे 35 सेक्शंस के, तो हमारे 4 एक्ट हो जाएंगे फाउंडेशन लेवल पे, है ना? तो आ जाइए, चलो. ठीक है? आई एम सो सॉरी इशिका, आई विल सेंड इट टुडे. डोरमेंट कंपनी जो मैं कह रही थी, व्हाट इज अ डोरमेंट कंपनी? हाँ, सो डोरमेंट कंपनी इज एन इनएक्टिव कंपनी. व्हाई इज इट इनकॉर्पोरेटेड? फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड और सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ऐसी कंपनीज में देयर आर नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. बट अब सवाल होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस मींस ट्रांजैक्शन अदर देन RAM. R is fees to registrar, is allotment of shares, is requirement of act, and M is management of office and records. इसमें सिर्फ एक छोटा सा बुलेट है जो हमारा कल रह गया था, ये वाला. इनएक्टिव कंपनी. देखो, एक है डोरमेंट कंपनी. कल हमने क्या किया था? अब एक्चुअली देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ डोरमेंट कंपनी एंड एन इनएक्टिव कंपनी. एक काम करो, आप ये मुझे समझाओ. लेट्स सी, कोई भी, एनीवन. इतना सा ये जो एक सेंटेंस है, इनएक्टिव कंपनी, आप में से कोई है जो समझा सकता है मुझे? इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी which has not been carrying on business or business operations or any significant accounting transaction during the last 2 financial years, or has not filed financial statements and annual returns during the last 2 financial years. कोई भी आप में से बताएगा मुझे?
होमवर्क का क्वेश्चन अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है बेटा. वी आर स्टिल डूइंग द रिविजन ऑफ यस्टरडे सेशन. तो रुको जरा, सबर करो. क्या इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको ये सेंटेंस? इट इज प्लेन इंग्लिश. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जितना आप ऐसा सोच रहे हो. मतलब ऐसा भी कोई नहीं है वर्ड जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है या डिफिकल्ट है. चलो ठीक है, वर्चुअल बच्चों के जवाब आ चुके हैं, छवि और वंशिका का. तो इनका ही मैं रिप्लाई कर रही हूं, आप लोगों को बोलना नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूं. अ कंपनी विच हैज बीन इनएक्टिव सिंस द लास्ट 2 years, ऐसा छवि कह रही है और वंशिका कह रही है जो कंपनी ने लास्ट 2 years में कोई ऑपरेशन नहीं किया या बंद हुई है, ऐसी कंपनी को कहते हैं इनएक्टिव कंपनी. देखो, डोरमेंट कंपनी इज अ स्टेटस फॉर विच यू नीड टू गो एंड अप्लाई टू द आरओसी. मतलब मैं खुद जाऊंगी आरओसी के पास और कहूंगी कि हे आरओसी देखो, आज मैंने ये 2 एकड़ की जमीन खरीदी है, बट दिस इज नॉट फॉर टुडे, इट इज फॉर सम फ्यूचर प्रोजेक्ट. आई बात समझ में? और फिर आरओसी देखेगा कि क्या किया है कंपनी ने, कितना पैसा डाला है, कौन सी जमीन खरीदी है, बाकी कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन किया है, नहीं किया है, तो इट विल ग्रांट मी द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी. बट इनएक्टिव कंपनी में आई नेवर वेंट टू द आरओसी, बट अनफॉर्चुनेटली माई ऑपरेशन वर शट फॉर सम रीजंस. जैसे कि बीच में मैगी के ऊपर बैन आया था, तो द फैक्ट्री हैड टू गेट शट डाउन. बट फिर वो प्रेशर और वो सब के चक्कर में फिर सब साइडलाइन हो गया और वापस से सारी चीजें चालू हो गई. बट से अगर वो प्रेशर बना रहता तो मे बी वो फैक्ट्री शट डाउन करनी पड़ती. ऐसा कभी नहीं था इंटेंशन उस कंपनी का कि उनको ना फैक्ट्री आज खरीद के फ्यूचर प्रोजेक्ट करना है. उनका तो प्रोजेक्ट ऑन गोइंग था, बट उन्होंने अपने ऑपरेशंस टेम्पररी बंद किए बिकॉज ऑफ सम रीजंस. रीजन कुड बी एनीथिंग. ठीक है, मैगी इज जस्ट वन एग्जांपल जहां पे बैन लगाया गया था, बट रीजन कुड बी एनीथिंग. तो कोई रीजन की वजह से अगर आपकी फैक्ट्री, आपकी कंपनी, आपका बिजनेस ऑपरेट नहीं हो रहा है, कितने समय के लिए? कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 2 years, then your company will be regarded as an inactive company. ऐसा नहीं है inactive company में that we purchased an asset for some future project. The company was already an ongoing company. और कंपनी का जो धंधा चल रहा था, कुछ तो ऐसा हुआ जिसके वजह से हमें अपना बिजनेस, ट्रांजैक्शन, ऑपरेशन बंद किया है. और ये जो हमने बंद किया है ना, इट्स नॉट फॉर सम डेज और मंथ्स, इट इज एटलीस्ट 2 years, 2 or more years. Such a company will be regarded as an inactive company. Okay? हमने फाइलिंग का भी काम नहीं किया है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है? अकाउंट्स के एक्सपर्ट हो आप. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, समटाइम्स इवन कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, है ना? नहीं पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता. इधर ऊपर लिख दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये सब कुछ होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एवरी ईयर एवरी कंपनी हैज टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न विद द आरओसी. अविराज, अगर 1 साल के लिए कंपनी बंद है, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज इनएक्टिव कंपनी. सी, मैं क्या बोल रही थी, सुनो. ये पूछा था मैम, अगर 1 साल के लिए कंपनी बंद है तो भी तो वो इनएक्टिव हुई. देखो, अग्रीड, इनएक्टिव हुई, बट इनएक्टिव इन व्हाट सेंस? नॉट इन लीगल सेंस, इनएक्टिव इन लेमैन लैंग्वेज सेंस. ऐसे तो अगर आप 4 महीने भी ट्रांजैक्शंस बंद कर रहे हो, हम आपको इनएक्टिव ही कहेंगे. बट कानून की दुनिया अपनी दुनिया होती है. ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है. A particular word could mean something in layman language, but it could mean something totally different in legal language. जैसे आप सिंपल ये वर्ड ही देख लो ना, कंपनी. आप बताओ लेमैन लैंग्वेज में कंपनी का क्या मतलब होता है? he had his friends की कंपनी इन बॉम्बे. कंपनी मतलब क्या? हाँ, साथ होना, दोस्त होना, यार होना, इसी को कंपनी कहते हैं. बट बताओ, अब हम जो ये देख रहे हैं, निधि कंपनी, निधि की कंपनी नहीं है,
ठीक है, या डोरमेंट कंपनी, व्हाटएवर, फॉरेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। कंपनी मतलब क्या? साथ की हम बात कर रहे हैं। कंपनी मतलब क्या? Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. हाँ या ना? This is the meaning of the word company. तो कंपनी वर्ड को हमने लेमैन लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझा है। किस कॉन्टेक्स्ट में समझा है? लीगल। वैसे ही अग्री रविराज, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो साल भर काम नहीं कर रही, लेमैन लैंग्वेज में यस आप बोल सकते हो कि ये कंपनी इनएक्टिव है, बट लीगली इनएक्टिव तब माना जाएगा जब आपने 2 या 2 साल से ज्यादा कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या ऑपरेशन या बिजनेस नहीं किया है। सो वी आर गोना स्टिक टू द लीगल डेफिनेशन एंड द वर्ड्स। ओके, पक्का? 100%? वेरी गुड, ठीक है, आ जाइए। तो ये आपने इनएक्टिव का समझ लिया। और हमने निधि कंपनीज का किया था। यहां पे निधि कंपनीज में आपने लिखा है क्या बाय द मेंबर्स एंड फॉर द मेंबर्स? और आपने और कुछ याद रहा नहीं रहा? इतना याद है आपको कल के सेशन में? ये बच्चा सोच रहा है क्या हो रहा है, ये बच्चे क्यों गालियां दे रहे हैं? मां बहन की, वो भी मां बहन निधि लिमिटेड इज अ प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ अ निधि कंपनी। बाय द मेंबर्स फॉर द मेंबर्स भी लिखा है और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लिखा है। फिर आपने गवर्नमेंट कंपनीज किया था कल। व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? हाँ, एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड ईदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। और अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी, से कोल इंडिया के 12 बच्चे हैं, दे विल बी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज। ये देखा था ना हमने। और अगर कोई कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, जैसे कि गारंटी कंपनी है, शेयर कैपिटल ही नहीं है, तो अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, शेयर कैपिटल ना लेते हुए हम लेंगे वोटिंग पावर। हाँ या ना? पक्का? सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी डिड येस्टरडे। अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है? अब हम आ रहे हैं टू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज अ 1% company. I think that's on page number 11. We are on the concept of a 1% company and this concept is also very 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 important. आपने 2 पेजेस कल छोड़े थे। 2 पेजेस मतलब 1 पेज 2 साइड्स। वहां पे आ जाइए और वहां पे आप हेडिंग दीजिए 1% company. Yesterday I had told you all to leave some space, तो आप उधर ही कंटिन्यू करना जिधर आपने जगह छोड़ी थी। कल आपने छोड़ी थी ना जगह? वेरी गुड। नाम में लिखा है, नाम क्या है बताओ तो जरा। तो आपको क्या लगता है इसमें कितने लोग हो गए? मिनिमम भी और मैक्सिमम भी एक ही बंदा है, और एक ही बंदा है इसलिए उसको कहते हैं सोल मेंबर। डोंट टॉक। क्या कहते हैं उसको? सोल मतलब ही 1 होता है, सोल मेंबर। सुन रहे हो क्या आप? So whenever there is only 1 person, no, it's not a sole proprietorship बेटा, it's, हाँ वो टोटली अलग कॉन्सेप्ट है। हम कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं ना। सी whenever, एक मिनट, ये डेफिनेशन जो आपके स्क्रीन पे है पढ़ो तो जरा। मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 person as a 1 person as a 1 person as a मिनिमम मेंबर भी एक और मैक्सिमम मेंबर भी एक। बट डायरेक्टर्स जो होते हैं ना 1% कंपनी में, 1 मिनिमम है, बट देयर कैन बी अप टू 15 डायरेक्टर्स इन अ 1% कंपनी। याद रखना, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग। ओनर मतलब मेंबर जो कितना हो सकता है 1, बट मैनेजर कितने हो सकते हैं 15। सपोज कल मैंने आपको बोला था मेरा सपना है एपीसी पाठशाला खोलने का। सपोज मैंने 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट की, 100% ओनर मैं हूं, सोल मेंबर, सारे शेयर्स मेरे नाम पे हैं। मैंने एपीसी पाठशाला से खोल दी, ठीक है? पहले तो
जमीन खरीदी, अब 3 साल बाद मैंने बोला अभी प्रोजेक्ट पे काम करना चालू करेंगे, काम चालू कर दिया, पाठशाला का कैंपस, मस्त ग्राउंड वेयर द किड्स कैन प्ले फुटबॉल, बास्केटबॉल, देयर इज दिस हॉल, म्यूजिक हॉल, एनुअल डे के हिसाब से देयर इज दिस कॉन्सर्ट हॉल, सब कुछ एकदम मस्त, बहुत भारी और बहुत सही चल रही है एपीसी पाठशाला। बट अब प्रॉब्लम ये आ रहा है, मैं अकेली सोल मेंबर तो हूं और मैं डायरेक्टर भी हूं। क्या ऐसा हो सकता है मैं मेंबर भी हूं और डायरेक्टर भी हूं? हो सकता है, तो मैं डायरेक्टर भी हूं। बट हुआ क्या, एसपीसी और एपीसी दोनों को मैनेज करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि फिजिकली तो आई कैन ईदर बी हियर और देयर। तो अब ऐसे केस में मैंने सोचा मैं डायरेक्टर तो हूं, मैं वहां पे आती जाती रहूंगी, जो भी है गेस्ट लेक्चर्स देती रहूंगी, मोटिवेट करती रहूंगी वो छोटे छोटे बच्चों को। बट नाउ डे इन एंड डे आउट आई वांट समबडी टू बी देयर। जैसे कि पाठशाला में अपनी होते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, होते या नहीं होते, तो उन लोगों का डे इन डे आउट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत छोटे हैं, समझो आपके जैसा नहीं है, वो इतने मैच्योर्ड नहीं है, बेचारे अलग ही चीजों से लड़ रहे हैं वो लोग। तो एक प्रिंसिपल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वाइस प्रिंसिपल का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ऐसे केस में मैं सोचूं व्हाई नॉट टू डेलीगेट द मैनेजमेंट का पावर टू दोस पीपल। तो अब मैं तो डायरेक्टर हूं, बट अलोंग विथ मी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को भी मैंने बना दिया एपीसी पाठशाला का डायरेक्टर, जो क्या कर रहे हैं, पूरे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। अब वही देख रहे हैं कौन सी टीचर को हिंदी के लिए लगाना है, कौन सी टीचर को मराठी, कौन सी टीचर इंग्लिश, कौन सी टीचर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, वो लोग ही सब देख रहे हैं। आई एम नॉट इन्वॉल्व इन ऑल दैट। कौन सी टीचर का कितना पे होगा, क्या टाइम टेबल बनेगा, कौन सी टीचर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएगी, कौन से क्लास में पढ़ाएगी, सब कुछ वो लोग देख रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात? तो अब देखो मैनेज 3 लोग कर रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं वो लोग, तो इट मे हैपन दैट आई कैन इन्वॉल्व मोर पीपल। एक टीचर है जो सारा अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देख रहा है, बाकी के बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, सम डांस, सम म्यूजिक, स्टेज करेज एंड ऑल दैट स्टफ, सम टीचर फॉर स्पोर्ट्स, ऑल दिस इज मैनेज्ड बाय अनदर पर्सन। उनको मे बी मैंने ये सारी चीजों का पावर दे दिया। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बनेगी वैसे वैसे आई कैन हैव अप टू 15 डायरेक्टर्स ऑफ एपीसी पाठशाला। बट वो लोग कौन हो गए, कौन हो गए वो लोग? मेंबर जो बोल रहा है ना, ये सच में जूते निकाल के मारूंगी मैं। यहां पे क्या डेफिनेशन पढ़ी आपने? ओनली वन पर्सन एज अ, ओनली वन पर्सन एज अ, वो मेंबर है? नो कि हाँ, हाँ या ना? वो लोग कौन है? डायरेक्टर है। वो कौन क्या देख रहे हैं? मैनेजमेंट देख रहे हैं। अभी भी सोल मेंबर एपी ही है। नहीं आ रही है बात समझ में? वो लोग कौन है सिर्फ, एंड एज अ डायरेक्टर दे विल गेट रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर्स गेट डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। सुन रहे हो क्या मेरी बात कि नहीं सुन रहे हो? तो इनको क्या मिलेगा? डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन। बट 100% शेयर्स का मालिक कौन है? सो 1% कंपनी में देयर इज ऑलवेज 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 ओनली वन मेंबर, एंड दैट वन मेंबर इज नोन एज द सोल मेंबर। वेरी गुड मन्नत, संयम, गुनगुन, वेरी गुड। बट डायरेक्टर्स मिनिमम 1 हो सकता है, बट मैक्सिमम कैन गो अप टू 15। और सोल मेंबर को कंपलसरी होता है कि वो एक नॉमिनी अपॉइंट करे। सोल मेंबर को क्या कंपलसरी होता है? वो एक नॉमिनी। मतलब आई थिंक यू ऑल नो, आप लोगों ने अभी बताया था जब मैं नॉमिनेशन कमेटी कर रही थी, कि कल जाके सपोज मुझे कुछ हो गया तो मेरे ये 100% शेयर्स किसके हो गए? कौन बनेगा सोल मेंबर? वो जो पर्सन है ना, उसको हम कहते हैं एज द नॉमिनी। नॉमिनी क्या मेरी जगह लेने वाला है? अरे हाँ या ना? सोल मेंबर अगर 1 है, नॉमिनी कितने हो गए? 1। और 1 ही हो सकता है। नहीं आई बात समझ में? तो बताओ 1% कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम डायरेक्टर्स, मैक्सिमम डायरेक्टर्स, मिनिमम नॉमिनी और मैक्सिमम नॉमिनी। वेरी गुड। अब सवाल ये उठता है, लिख रहे हो क्या साथ में? मतलब कुछ बोलने के पहले ही आपने आउट कर दिया मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं।
ठीक है, ध्यान दो, फिर मैं आपको इसका फोटो भेज दूंगी, आप टेंशन मत लो, या तो फिर कॉन्सेप्ट समझाने के बाद ही आप लिख लेना। अगर आपको जमता है तो आप लिखो, कोई कंपल्शन नहीं है। लिखने के लिए कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रोमाइज मत करना। इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है, कॉन्सेप्ट समझना या लिखना? क्योंकि लिखने के लिए तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी ग्रुप पे और आप लिख सकते हो, बट समझाने के लिए तो आपको नहीं है ना। समझ रहे हो क्या आप? सवाल ये उठता है, हु इज एलिजिबल टू बी द सोल मेंबर और द नॉमिनी ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी? कौन बन सकता है ओपीसी का सोल मेंबर या कौन बन सकता है ओपीसी का नॉमिनी? ठीक है, तो अब 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कितना? मतलब 4 कंडीशंस एक साथ आपको पूरे करने होंगे, तभी आप ओपीसी के या तो सोल मेंबर या तो नॉमिनी की तरह अपॉइंट हो सकते हो। कौन से 4 कंडीशंस है? 1, यू शुड बी अ मेजर। मेजर मतलब 18 ईयर्स, एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज। ये आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट 9 लेक्चर्स में भी देखा होगा। सेकेंड, यू शुड बी अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब आपके और मेरे जैसा। एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड is an artificial person. SPC Private Limited cannot incorporate a 1 person company. ये जो सोल मेंबर है या ये जो नॉमिनी है उसका नेचुरल पर्सन होना कंपलसरी है। नेचुरल पर्सन। दूसरा है इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन मतलब समझता है। और तीसरा, यू शुड बी अ रेसिडेंट और अदरवाइज। सो वेदर यू आर अ रेसिडेंट और अदरवाइज। रेसिडेंट मतलब क्या? आप किधर रिसाइड करते हो, मतलब आप किधर रहते हो। इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। तो जैसे कि मैं इंडियन सिटीजन हूं प्लस आई एम ऑल्सो रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 365 डेज में से लिटरली 360 डेज में इंडिया में ही हूं, 4-5 दिन ही इंडिया के बाहर जा रही हूं, मतलब आई ऑल्सो रिसाइड इन इंडिया। बट यहां पे लिखा है वेदर यू आर अ रेसिडेंट और अदरवाइज, मतलब इवन इफ यू आर अ नॉन रेसिडेंट यू कैन स्टिल बी द सोल मेंबर और नॉमिनी ऑफ एन ओपीसी। जैसे मैं आपको मेरे घर की कहानी बोलती हूं, मेरी रियल मासी की जो लड़की है और मेरे रियल मामा का जो लड़का है, मतलब मेरी दीदी और मेरे भैया, दे आर इन यूएसए फॉर देयर जॉब। सियाटल में है मेरा भाई, ठीक है। और मेरे जो काका है, मतलब काका मतलब छोटे पापा, पता है आपको, चाचा जी, ही इज इन लंदन फॉर हिज जॉब। ऐसे बेसिकली दे आर इंडियन सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स ही है, बट दे आर नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया। वो लोग जॉब के लिए गए हैं इंडिया के बाहर। दे आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। दे आर व्हाट? कम ऑन गाइस, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। सो दे आर नॉन रेसिडेंट्स। दे आर व्हाट? बट क्या दिल से अभी भी देसी है? क्योंकि वो दिल से देसी है, हमने कहा है यू आर स्टिल एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी और बी द नॉमिनी ऑफ अ ओपीसी। मैंने वो एग्जांपल दिया क्योंकि ये सबको पता है, प्रियंका चोपड़ा जोनस, वो पीसीजे प्रियंका चोपड़ा। कितना दर्द है उस चीज के लिए। तो आप बताओ क्या वो नेचुरल पर्सन है? अरे हाँ या ना? इसमें किसी को कोई शक या सवाल? इंडियन सिटीजन भी है बट शी इज रिसाइडिंग। आते जाते वो, मतलब उड़ते उड़ते आती है इंडिया में, उड़ते उड़ते जाती है इंडिया से, आती रहती है वो, जाती रहती है, आती रहती है, जो भी, बट शी इज रिसाइडिंग। बता मुझे प्रियंका चोपड़ा, इज शी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी और टू बी द नॉमिनी? सपोज उसके भाई ने, वो तो इंडिया में, वो तो इंडिया में रिसाइड भी कर रहा है, एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट की है और उसके भाई ने चाहा है कि उसके भाई के ओपीसी की नॉमिनी प्रियंका बने। क्या प्रियंका नॉमिनी बन सकती है? नॉमिनी भी बन सकती है और खुद सोल मेंबर भी बन सकती है, मतलब ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकती है। अरे हाँ या ना? आप किधर रिसाइड करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आप इंडिया के बाहर रह रहे हो और आपने इंडिया में ओपीसी इनकॉर्पोरेट किया, देयर इज मोर रीजन व्हाई यू विल कम टू इंडिया एंड वी वांट यू टू कम टू इंडिया।
उधर जाके भैया पैसे कमा रहे हैं और पैसे कमा के ला कहाँ रहे हैं? आनंद सर का कॉल आ रहा है, एक बार चेक करना। पैसे कमा के पैसे ला कहाँ रहे हैं? इंडिया में। अरे हो कि नहीं? तो ये हम चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? मतलब यूएस डॉलर अगर इंडिया में आ रहा है, इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ रहा है या घट रहा है? और हमारी क्या चाहते कि फॉरेन रिजर्व्स बढ़े या घटे? अरे हाँ है ना? तो इसलिए हमने एनकरेज किया है कि इवन इफ you are an Indian citizen, but you don't reside in India, still you are eligible to incorporate an OPC. Incorporate an OPC मतलब you can become a sole member or you can become the nominee of a one person company. वैसे explanation में उन्होंने बताया है कब माना जाएगा कि you are a resident of India, when you have stayed in India for at least 120 days. But मुझे बताओ, मैं चाहे 120 डेज इंडिया में रह रही हूं, 365 डेज रह रही हूं या 20 दिन भी रह रही हूं, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेदर यू आर अ रेसिडेंट और अदरवाइज, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आई शुड बी एन इंडियन सिटीजन. फॉरेन सिटीजन को ओपीसी इंकॉर्पोरेट करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि नहीं तो हम लोग हमारी हिस्ट्री रिपीट करेंगे. पूरा पावर अगर फॉरेनर को दे दिया, ये लोगों ने वही किया था, धंधा करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी और देश को लूट के चले गए. इसलिए कहा फॉरेनर अकेला कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है, प्राइवेट पब्लिक, बट प्राइवेट पब्लिक में कम से कम 2-7 मिलके लोग इनकॉर्पोरेट करते. तो देयर इज एटलीस्ट एन इंडियन हु इज इन्वॉल्व्ड. तो आपको अगर ओपीसी इनकॉर्पोरेट करनी है या नॉमिनी बनना है, सोल मेंबर या नॉमिनी, क्या 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? मेजर, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर यू आर अ रेसिडेंट और अदरवाइज. वापस से बताओ तो बिगर देखे 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने का. या मेजर, इंडियन सिटीजन, वेदर यू आर अ रेसिडेंट और हाँ, सिर्फ जब आप नॉमिनी को अपॉइंट करते हो आपको नॉमिनी का कंसेंट लेना पड़ता है. ओके, रिटन कंसेंट जो आरओसी के पास फाइल होगा. अच्छा, प्रियंका चोपड़ा के भाई ने प्रियंका चोपड़ा को अपॉइंट किया था नॉमिनी की तरह, बट दैट वॉज लॉन्ग वे बैक में बी से 2020 में. फिर उसके भाई की शादी हो गई. अरे है ना? तो अब वो सोच रहा है कि प्रियंका को क्यों अपनी वाइफ को मैं नॉमिनी की तरह अपॉइंट करना चाहता हूं. कैन यू चेंज द नॉमिनेशन? पहले प्रियंका थी, अब वो अपनी बाई को मतलब वाइफ को अपॉइंट करना चाहता है एज नॉमिनी. कैन यू डू दैट? एनी टाइम, वेन एवर यू विश, यू कैन चेंज द नॉमिनी. उनकी मम्मी को भी अपॉइंट कर सकता है वो नॉमिनी की तरह, नॉट अ प्रॉब्लम. अच्छा, नॉमिनी खुद भी क्या विड्रॉ कर सकता है नॉमिनेशन से? हाँ, कोई कंपल्शन नहीं है कि मेरे को नॉमिनी बनना है. तब आपकी इच्छा थी आप नॉमिनी बने, अब आपकी इच्छा नहीं है, यू कैन से आई एम विड्रॉइंग माई कंसेंट फ्रॉम बिकमिंग अ नॉमिनी. समझ रहे हो क्या आप? अरे बोलो ना. बट चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब सुनो, ये नया कॉन्सेप्ट है. एक समय पे, एट वन टाइम, आप एक ओपीसी, सुनो पानी लाना थोड़ा सा गर्म कुनकुना लेके, अर्जेंट है क्या? ठीक. एक समय पे आप एक जगह के सोल मेंबर और दूसरी जगह के नॉमिनी बन सकते हो. ये मैक्सिमम पॉसिबल है. मतलब अंकिता मैम 10 ओपीसीज इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती है, 10 ओपीसीज इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती हूं. एक समय पे मैं क्या कर सकती हूं? एक ही. ज्यादा से ज्यादा हो सकता है सर की जो ओपीसी है उसकी मैं नॉमिनी हूं. मतलब मैं एक ओपीसी से ज्यादा सोल मेंबर नहीं हो सकती और कोई दूसरे ओपीसी की नॉमिनी बन सकती हूं. उससे ज्यादा नॉमिनेशन भी पॉसिबल नहीं है. मतलब 2 नॉमिनीज नहीं हो सकती हूं मैं, और 2 सोल मेंबर भी नहीं हो सकती. ज्यादा से ज्यादा एक ओपीसी की सोल मेंबर और दूसरी ओपीसी की नॉमिनी. दैट्स इट. उससे ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है. किसी को ऐसा लग रहा होगा कि मैम जो ओपीसी के आप नॉमिनी थे, किसी को लगा ही नहीं, उसके सोल मेंबर की अगर डेथ हो गई तो आप तो अपने ओपीसी के सोल मेंबर हो और ये वाले भी ओपीसी के सोल मेंबर हो गए बिकॉज ऑफ द डेथ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. मतलब मैं तो 2 ओपीसी की सोल मेंबर हो गई.
तो अब क्या होगा? असं कसं? ये तो अलाउड ही नहीं है, ये तो फिर कॉन्ट्रावेंशन हो गया। बट अब लॉ मेकर भी ये बात को समझता है कि डेथ किसी के कंट्रोल में नहीं है, और ये जो हुआ है ये आपने पर्पसफुली नहीं किया है। यू हैपेंड टू बिकम, you did not choose to become, you happened to become the sole member of the other OPC। तो ऐसे केस में लॉ मेकर ने टाइम दिया है, कहा है 180 डेज में यू डिसाइड। जैसे मैंने यहां पे देखो एग्जाम्पल दिया है कि ये आकाश है और ये मंजू है। आकाश इस ओपीसी का सोल मेंबर है और उसकी नॉमिनी कौन है? आकाश है क्या कोई यहां पे? नहीं ना? हाँ। और ये मंजू कौन है? नॉमिनी। और एक दूसरी ओपीसी है जिसमें मंजू कौन है? सोल मेंबर। और आकाश कौन है? नॉमिनी। समझा आपको क्या हुआ है? अनफॉर्चुनेटली एक दिन मंजू शांत हो गई। आपकी आंखों में कुछ दर्द भी नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो गया? आकाश जो नॉमिनी था वो कौन क्या बन गया? सोल। आकाश क्या 2 ओपीसी का सोल मेंबर हो गया? तो आकाश को क्या करना पड़ेगा? 180 डेज में डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा? कि कौन से ओपीसी में उसको सोल मेंबर की तरह कंटिन्यू करना है और दूसरे वाले ओपीसी में वो किसी और को सोल मेंबर की तरह अपॉइंट करेगा। आई क्या बात समझ में? लास्ट 2-3 पॉइंट है, फिर ओपीसी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी। मैंने आपको अभी भी कहा था रिवीजन के वक्त और कल भी कहा था, सेक्शन 8 कंपनीज को बहुत सारे प्रिविलेजेस है। बोला था या नहीं? प्राइवेट कंपनीज को भी बहुत सारे प्रिविलेजेस है और उसमें ओपीसी को भी बहुत सारे प्रिविलेजेस है। इट्स अ 1 पर्सन कंपनी, बहुत ओवरबर्डन नहीं करना है, तो बहुत सारे छूट हमने ओपीसी को भी दिया है। अब अगर आप ओपीसी हो और ओपीसी के रूप में आप सेक्शन 8 कंपनी हो, डबल प्रिविलेज, डबल एग्जेम्पशन, डबल छूट वो नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या किया? कहा ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी। आई क्या बात समझ में? ओपीसी कैन नॉट इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज। ओपीसी कैन नॉट इन्वेस्ट इन, मतलब जो भी पैसा है ओपीसी का वो सिर्फ इस्तेमाल होगा किस लिए? ओपीसी के काम के लिए। और एक लास्ट पॉइंट है, ओपीसी कैन नॉट कैरी ऑन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आपने कभी एनबीएफसी के बारे में सुना है? बजाज फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस में इन्वॉल्व है। ये टैब लेना है, पैसे दे देगा मुझे। लैपटॉप खरीदना है, पैसे दे देगा मुझे। घड़ी लेनी है कोई, पैसे दे देगा मुझे। माइक्रो फाइनेंस में इन्वॉल्व है। दैट्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्या है वो? बैंक नहीं है वो। बैंकर्स का काम होता है लोन देना, एफडी बनाना, वही काम कर रहा है बजाज फाइनेंस, बट माइक्रो लेवल पे, नॉट बैंकिंग लेवल पे। इट्स अ नॉन बैंकिंग बट इट्स अ फाइनेंशियल कंपनी बिकॉज इट्स इन्वॉल्व इन फाइनेंस ओनली। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी क्या पैसों से डील कर रहा है? क्या धंधा ही पैसा लेना पैसा देना है? जिधर धंधा ही पैसा लेना पैसा देना है, आपको क्या लगता है सेक्शन ज्यादा अट्रैक्ट होने चाहिए या कम? बोलो ना, क्यों आपको लग रहा है ज्यादा? फ्रॉड के चांसेस भी वहां पर ज्यादा है या नहीं? अब मैंने आपको जस्ट कहा ओपीसी में सेक्शंस कम एप्लीकेबल है या ज्यादा? कम। और अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, सेक्शंस अगर कम एप्लीकेबल है, फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अरे हाँ या ना? इसलिए कहा हुआ है कि ऐसी कंपनीज ओपीसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकती है। आई क्या बात समझ में? इसको हम वापस से रिवाइज करेंगे, पहले आप लिख लो फटाफट। चलो आ जाओ आपके नोटबुक में, इस कॉन्सेप्ट को मार्क कर दीजिए एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, इफ यू आर इनकॉर्पोरेटेड, हाँ, एज अ प्राइवेट कंपनी यू विल रिक्वायर 2 people in a section 8 company, but section 8 company can also be incorporated as a public company, then you will require 7 members, but एक से तो नहीं हो सकता है सेक्शन 8। उस पेज पे जहां आपने जगह छोड़ी थी कल, वहां पे आना है और हेडिंग देना है 1 person कंपनी। वेरी गुड वर्चुअल किड्स, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल।
रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज सेम. इनकॉर्पोरेशन का इंटरचेंजेबल वर्ड इज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी. ओके प्रियांशु? यस, ओपीसी का मेंबर कितने भी दूसरे प्राइवेट कंपनी का मेंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. श्रुति, अगर 120 डेज से कम आप इंडिया में रहते हो, यू आर अ नॉन रेसिडेंट. But it does not really matter whether you are a resident or non-resident. Both are eligible to incorporate an OPC. Okay, Shruti? तो 120 days का actually कोई legal relevance नहीं है. Disqualified by law can never ever enter into a contract. कृतिका. तो sound mind भी होना चाहिए and not disqualified by law. चलो. What is the role of a nominee? जब तक सोल मेंबर जिंदा है, नॉमिनी का कोई रोल नहीं है. नॉमिनी का रोल विल ओनली अराइज आफ्टर द डेथ ऑफ द सोल मेंबर. इसमें सिर्फ आई थिंक बच्चों को कुछ एक डाउट था कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज मतलब क्या. तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर लेती हूँ. 2 मिनट. एवरीवन प्लीज सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन. कम ऑन गाइस. मैं आप लोगों को बता देती हूँ. एक सिंपल एग्जाम्पल में लेती हूँ, थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ क्योंकि इन लोगों को शायद नहीं समझा है. देखो, जैसे हमारे दादा दादी नाना नानियों के ऐसे गांव में बड़े बड़े ऐसे हवेली हुआ करते थे, बिग हाउसेस, बिग वेरेंडा. तो वो घर के आगे जो बड़ी खुली जगह रहती थी, वहां पे अगर हमें गाड़ियां पार्क करनी है, हम गाड़ियां पार्क कर सकते थे. 8-10 गाड़ियां तो आराम से लग जाती थी. छोटी मोटी पार्टी तो गाड़ियां बाहर पार्क करके छोटी मोटी पार्टी उधर ही हो जाती थी. गर्मी की छुट्टियों में जब हम मामा के घर पे जाते थे तो उधर क्रिकेट खेलते थे हम लोग, टाइम पास करते थे. मतलब इट्स अ बिग स्पेस. अब बताओ, घर के अंदर क्या कभी आपने ट्रैफिक लाइट्स देखी है? सोसाइटीज में, बड़ी बड़ी सोसाइटीज, पुणे में तो जैसे टाउनशिप्स भी है, मगरपट्टा और वो सब. टाउनशिप्स में भी क्या आपने देखा है कभी कि रेड सिग्नल, ग्रीन, येलो, ऐसा कुछ सिग्नल्स देखे? नहीं. आपको ये ट्रैफिक लाइट्स किधर नजर आती है? ऑन द रोड्स. व्हाई इज इट ऑन द रोड्स ओनली? हाँ, क्योंकि वहां पे पब्लिक इन्वॉल्व्ड है. घर के अंदर से फॉर एग्जाम्पल आपको जो करना है आप करो, इससे किसी का कोई भी लेना देना नहीं है. से जब आप से जस्ट आपने 10th एग्जाम दी और आप गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर पे गए, आपने मामा को बोला कि मामा मेरे को गाड़ी चलाना सिखाओ. मम्मी पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो नहीं, मामा सिखा देंगे. अब मामा ने क्या सोचा कि उधर ही अंदर ही उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी उनका वेरेंडा जो है, उधर ही हम गाड़ी चलाना आपको सिखाएंगे. आपने गलती से ब्रेक के बदले एक्सीलरेटर दबा दिया और गाड़ी कंपाउंड वॉल पे धड़क दी. आप बताओ मुझे, जो भी नुकसान है किसका हुआ? इससे क्या किसी और को भी कुछ लेना देना है? ना आजू वाले को, ना बाजू वाले को, ना समाज को, ना पब्लिक को. इन जनरल तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा नुकसान, तुमको, तुम्हारा घर, जो करना है तुम करो. इससे वहां पे देयर आर नो ट्रैफिक लाइट्स. बट ट्रैफिक लाइट्स वी फाइंड इन पब्लिक एरियाज लाइक द रोड्स. वाई? क्योंकि एक की गलती से दूसरे का नुकसान हो सकता है, जो जनता क्यों एक्सेप्ट करेगी? सो रूल्स रेगुलेशंस बेसिकली आर एप्लीकेबल देयर वेयर द पब्लिक इज इन्वॉल्व्ड. सिमिलरली वही फंडे को आप दिमाग में रखो. मैंने आपको कहा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती है वो किसके पैसों के साथ खेल रही है? जनता के. सी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज फाइनेंस में ही इन्वॉल्व रहती है, जनता से पैसा लेती है और जनता को ही पैसा देती है. बट दे आर नॉट रजिस्टर्ड एज अ बैंक, एंड बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड एज बैंक्स, माय डियर स्टूडेंट्स, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट ऑलरेडी एप्लीकेबल नहीं है. कंट्रोल तो उधर कम हो गया. अरे हुआ या नहीं? ऊपर से अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ओपीसी की तरह काम कर रही है, ओपीसी एक तो प्राइवेट कंपनी है, आधे सेक्शंस तो उधर ही एप्लीकेबल नहीं है. प्राइवेट कंपनी में भी वो ओपीसी है और कम सेक्शंस एप्लीकेबल है. तो कितने कम सेक्शंस इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाएंगे? एक तो बैंकिंग एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, आरबीआई एप्लीकेबल नहीं है, प्लस वो प्राइवेट कंपनी है, प्लस वो ओपीसी है. कल जाके इस एनबीएफसी ने कुछ कांड किया, बहुत कम प्रोविजंस हो गए जिसके अंडर हम लोग इन लोगों को सजा दे सकते हैं. और पैसा जनता का मजे ये लोग कर रहे हैं
और हम तो सजा भी नहीं दे पा रहे इन लोगों को। तो क्या ये एटीट्यूड सही है? जनता का पैसा अगर इन्वॉल्व्ड है, जनता से पैसा लिया जा रहा है, जनता को पैसा दिया जा रहा है, वी वांट मोर एंड मोर ऑफ आर कंट्रोल। आर मतलब सरकार बोल रही है। तो अब इसलिए सरकार ने यह लॉ बनाते वक्त कह दिया ओपीसी जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार का कंट्रोल कम हो जाएगा। एक तो वो प्राइवेट कंपनी में वो ओपीसी है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो इट्स बेटर कि हम उनको इनिशियल स्टेज पे ही रोक दे और कह दे ओपीसी कैन नेवर बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड और कैन नेवर डू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, so that the government has the control over this non-banking financial company. Getting this or no? That's the reason why we have not allowed OPC to carry on non-banking financial activities. We matlab the government wants its control if it is dealing with public का पैसा, और इसलिए कह दिया ओपीसी से तो हम वो कंट्रोल ला ही नहीं पाएंगे क्योंकि ओपीसी को तो प्रोविजंस ही एप्लीकेबल नहीं है। So it's better we don't allow an OPC to carry on non-banking financial activities. और वैसे ही OPC को डबल प्रिविलेजेस ना मिले, इसलिए हमने कहा है OPC can never be incorporated or converted into a Section 8 company. And OPC का पूरा पैसा अपने ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। पैसा मैं डालूंगी, फिर मेरा पैसा दूसरे कंपनी में जाएगा, मतलब मैं अपने फंड्स डाइवर्ट कर रही हूं। सोल मेंबर है ना, तो वो अपने फंड्स डाइवर्ट कर रहा है अलग अलग जगहों पे। हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंकना है, इसलिए मैं अपना पैसा पहले कंपनी में डालूंगी, फिर कंपनी अलग मैं अलग हो जाऊंगी, फिर कंपनी ये पैसा इसमें डालेगा, उसमें डालेगा, इसमें उसमें, तो वो सब करना ही नहीं है। इसलिए कहा है ओपीसी के फंड्स कैन नॉट बी इन्वेस्टेड इन अदर कंपनीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो इसलिए वो 3 पॉइंट्स वहां पे दिए हैं। कुछ वर्चुअल बच्चों ने डाउट पूछा था, इसलिए मैंने कहा कैन ओपीसी बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी? यस। आपको कन्वर्जन का प्रोसीजर सेक्शन 18 में दिया है कंपनीज एक्ट में, उसको फॉलो करके आप कर सकते हो। ठीक है? यस अकबर, बट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो एप्लीकेबल नहीं है ना। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिंजेंट, तो वो तो कंट्रोल ऑलरेडी चलेगा, और प्लस अगर ओपीसी है तो फिर और कंट्रोल कम हो गया, इसलिए कह दिया कि नॉट एप्लीकेबल। ठीक है? चिराग, आपको ओपीसी को डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग ओपीसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होगा। ठीक है? चलेगा, आगे बढ़े? पक्का 100%? आ जाइए स्मॉल कंपनी की ओर। और एक पेज आपने छोड़ा होगा, 2 पेजेस आपने छोड़े थे। कल ना हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। हाँ, होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी का कल का सेशन मिस मत करना। ठीक है एवरीवन? दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, हाउ इज अ स्मॉल कंपनी डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? स्मॉल कंपनी के लिए लॉ मेकर ने कुछ ऐसा कहा है, small company means a company other than a public company, other than a public company, other than a public company। जो कंपनी अगर पब्लिक नहीं है फिर वो कौन हो जाएगी? प्राइवेट। क्योंकि डेफिनेशन में हमने देखा था जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, तो मतलब ही जो कंपनी पब्लिक नहीं है वो कौन होगी? प्राइवेट। देखो, एक तो पहली बात, स्मॉल कंपनी इज नॉट अनदर टाइप ऑफ कंपनी। स्मॉल कंपनी का टाइप इज प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी का टाइप क्या है? बट अब अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, अगर आपकी कंपनी, यू कैन अवेल द स्टेटस ऑफ अ स्मॉल कंपनी। सो बेसिकली स्मॉल कंपनी इज नॉट अनदर टाइप, it's a status that is given to you. Small company is not another type, it is a status that is granted to you. सुन रहे हो क्या मेरी बात? अरे हाँ या ना?
स्मॉल कंपनीज स्टेटस. कौन सी कंपनीज को स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलता है? सिर्फ और सिर्फ कंपनीज अदर देन पब्लिक, मतलब प्राइवेट कंपनीज को ही स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलता है. सवाल उठता है, हर प्राइवेट कंपनी स्मॉल है क्या? द आंसर इज नो. तो कब माना जाएगा कि आपकी प्राइवेट कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी? आपने अगर दो कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई कर दिए तो. यहां पे एंड लिखा है या और लिखा है? अगर और लिखा होता तो क्या मतलब होता? दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो चलेगा, बट यहां पे वर्ड्स और नहीं है, यहां पे वर्ड एंड है. मतलब 1 + 2, both conditions, if they are getting satisfied, then my private company can avail the status of a small company. So what is this small company का concept? Let's check it out. आपकी प्राइवेट कंपनी, कैसी कंपनी का अगर पेड अप शेयर कैपिटल, जस्ट लुक एट द लैंग्वेज, हाँ, द पेड अप शेयर कैपिटल shall not be more than 50 lakhs, shall not be more than, or such higher amount as may be prescribed. अब मुझे बताओ, मैंने कहा हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं या एक्ट पढ़ रहे हैं? लॉ पढ़ते वक्त क्या एक्ट देखना पड़ेगा? एक्ट के साथ क्या रूल्स भी देखने पड़ेंगे. और जिधर भी एक्ट में लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल. मतलब अब आप लैंग्वेज देखो, आपकी प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल शैल नॉट बी मोर देन, नहीं बट उसके पहले भी नॉट मोर देन, नॉट मोर देन मतलब इट शैल ईदर बी लेस देन और इक्वल टू. साइंस सही है क्या? मैथमेटिक्स. द पेड अप शेयर कैपिटल शैल नॉट बी मोर देन, या तो लिखा है फर्स्ट फिगर, अरे बोलो ना, 50 lakhs, 50L मतलब लैक्स समझ लो, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब क्या मुझे रूल्स देखने पड़ेंगे? तो ये मेरी एक्ट है. एक्ट ने कहा पेड अप शेयर कैपिटल ना 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट एक्ट ये भी कह रही है बट ना आप रूल्स देख लो. रूल्स में अगर कुछ अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है तो उससे आपको आपका पेड अप शेयर कैपिटल करना होगा कंपेयर. तो अब क्या मेरे को रूल बुक खोलनी पड़ेगी? मैंने रूल बुक खोली. रूल बुक में कहा है स्मॉल कंपनी के लिए जो पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब हुआ है दैट इज 4 crores. हाउ मच? 4 करोड़ प्रिस्क्राइब हुआ है. अब आप मुझे बताओ, अब प्रैक्टिकली अगर एक्ट में 40 लाख लिखा है, रूल्स में 4 करोड़ लिखा है, आप किसको इज्जत दोगे? हाँ 4 करोड़, क्योंकि एक्ट ने कहा है 50 lakhs और हायर अमाउंट जो रूल्स कहते हैं, और रूल्स ने हायर अमाउंट दिया है. कितना दिया है? तो अब जब हम देखेंगे कि मेरी कंपनी स्मॉल कंपनी है या नहीं, आई विल सी व्हाट इज माई पेड अप शेयर कैपिटल, एंड दिस पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ माई कंपनी विल बी कंपेयर्ड विथ 40 lakhs or 4 crore? 40 lakhs or 4 crores? It will be compared to 4 crores. मतलब इन शॉर्ट मेरे कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल shall not exceed 4 CR. It shall not exceed 4 CR. It shall not exceed. It shall not exceed. It shall not exceed. And the turnover मैं ऐसे ही लिख रही हूं, shall not exceed मतलब it shall either be less than or equal to, it shall not exceed 2 crores or such higher amount as may be prescribed मतलब according to the, और जब मैं रूल्स देखती हूं, रूल्स ने एक फिगर प्रिस्क्राइब किया है एंड दैट इज 40 crores.
तो एक्ट कह रहा है 2 करोड़, बट एक्ट ये भी कह रहा है 2 करोड़ अकेला मत देखो, रूल में अगर कुछ 2 करोड़ से ज्यादा प्रिस्क्राइब हुआ है तो उस नंबर को इज्जत दो। मैंने रूल बुक खोली, रूल बुक में क्या नंबर आया? 40 करोड़। कितना आया? व्हाट इज हायर, 2 करोड़ और 40 करोड़? तो फिर मैं कौन से फिगर से अपना टर्नओवर कंपेयर करूंगी, 2 करोड़ से या 40 करोड़ से? किससे कंपेयर करूंगी? मतलब अब अगर मुझे देखना है कि मेरी कंपनी स्मॉल कंपनी है या नहीं है, अगर मुझे देखना है मेरी कंपनी स्मॉल कंपनी है या नहीं है, पहले तो मैं देखूंगी मेरी कंपनी होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी। कैसी होनी चाहिए? पब्लिक कंपनी को स्मॉल कंपनी का स्टेटस कौन सी कंपनी को मिलता है? प्लस प्राइवेट कंपनी तो होनी चाहिए प्लस और 2 बातें। कौन सी 2 बातें? पेड अप शेयर कैपिटल शैल नॉट बी मोर देन 4 करोड़ एंड टर्न ओवर शैल नॉट बी मोर देन 40 करोड़। टर्न ओवर शैल नॉट बी मोर देन, ये तीनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई हुई तो मेरी कंपनी को कहा जाएगा एज अ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी भी देखो, इतनी छोटी कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है, टर्नओवर 40 करोड़ से कम है, छोटी सी कंपनी है, कहाँ इतने प्रोविजंस एप्लीकेबल करवाने हैं। इसलिए स्मॉल कंपनी को भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए हैं, छूट दिए हैं, बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए हुए हैं। मैं आपको पूछती हूँ क्वेश्चंस, आप मेरे को बताओ कंपनी स्मॉल है या नहीं। वर्चुअल किड्स आप लोग भी जवाब देना। ओके, टर्नओवर मतलब क्या? रेवेन्यू, सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है। अकबर, जय प्लीज वेट, 10 करोड़ और 100 करोड़ क्या है मैं आपको बताती हूँ, जस्ट गो विद द फ्लो, ज्यादा होशियारी मत बताओ प्लीज। आप मुझे बताओगे यहां पे इन 4 केसेस में कंपनी स्मॉल है या नहीं। पहला केस, एक्स प्राइवेट लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख है और टर्नओवर 7 करोड़ है, कंपनी स्मॉल है या नहीं? क्यों बताओ? पहले कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है? पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? मतलब इज इट नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़ और टर्नओवर भी 40 के विदिन ही है, तो कंपनी स्मॉल है या नहीं है? नेक्स्ट, वाई प्राइवेट लिमिटेड, पेड अप शेयर कैपिटल सिर्फ 90 लाख, टर्नओवर 43 करोड़। अरे बट पेड अप शेयर कैपिटल सिर्फ 90 लाख है, इन दोनों के बीच में एंड है या और है? क्या दोनों कंडीशंस पूरा करना जरूरी है? इसलिए अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी को हम स्मॉल कंपनी। थर्ड केस, जेड प्राइवेट लिमिटेड, ये भी नहीं बोल रहा, क्यों नहीं? भले ही टर्नओवर 15 करोड़ है बट पेड अप शेयर कैपिटल 5 CR है, इज इट मोर देन 4 CR? लास्ट केस तो है ही। अरे 10 लाख 20 लाख करोड़ नहीं है, लाख है, लाख। Unfortunately, this company is also not a small company. Why? क्योंकि ये कंपनी का नाम देखो क्या है, A Limited. It's a public company. It cannot be regarded as a small company. है ना? गुनगुन आपका आंसर रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना why it is wrong. So सिर्फ फर्स्ट केस में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए थे, कंपनी भी प्राइवेट है और पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर का लिमिट भी विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड था, इसलिए इस कंपनी को कहा है एज अ स्मॉल कंपनी। बताओ आपकी कंपनी को स्मॉल कंपनी कब माना जाएगा? आपकी कंपनी क्या है अदर देन अ पब्लिक कंपनी? पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़। तो 4 और 40 ये आपको याद रखना है, नॉट लैक्स, इट्स करोड़। 4 करोड़ 40 करोड़, क्या क्या है बोले तो? 4 करोड़, 4 इज फॉर व्हाट? पेड अप शेयर, एंड 40 इज फॉर, और प्लस कंपनी कैसी होनी चाहिए? प्राइवेट। तीनों कंडीशंस एक साथ पूरे होते हैं तो ही आपकी कंपनी को माना जाएगा एज अ स्मॉल कंपनी। लिख लेते हो ये?
इट्स अ प्राइवेट कंपनी बट इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, क्योंकि उसका टर्नओवर 40 CR से ज्यादा है. पेड अप शेयर कैपिटल कम है बट टर्नओवर की लिमिट नहीं आ रही है. मैम वाई लिमिटेड का नहीं समझ में आया. वाई लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी, उसका पेड अप शेयर कैपिटल भी 90 लाख है, बट क्योंकि टर्नओवर 43 CR है, इसलिए इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ स्मॉल कंपनी. तीनों कंडीशंस एक साथ पूरा करना जरूरी है. ठीक है. जिनका लिख के हो गया है वो टेक्स्ट बुक रीड करके हाईलाइट कर सकते हैं. अभी भी फोन यूज करना अलाउड नहीं है. आप लोग साथ में क्यों नहीं लिखते हो? फुल स्क्रीन कर देना, मेरे को हटा दे अमर, बार बार क्यों बोलने लगा रहा है. कल हमारा होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट हो जाएगा और कल हमारा 50% ऑफ कंपनीज एक्ट भी हो जाएगा. उस ग्रुप में एवरीडे आई विल बी सेंडिंग द इमेजेस. वो कहीं स्किप हो जाएगा इमेजेस में. यश आई विल बी सेंडिंग द फोटो, आप देख सकते हो जो भी आपका मिस हुआ है और उस हिसाब से लिख सकते हो. डोंट वरी. क्वेश्चन 4 में हुआ क्या था मैं आपको बताती हूं. A company was registered under Section 8 of the Companies Act. It earned huge profit during the financial year, and due to some favorable policies declared by the government of India and implemented by the company. क्या हुआ? Considering the development, some members of the company wanted the company to distribute dividend to the members of the company. कंपनी कैसी है और हम क्या चाहते हैं? अब आपको अप्रोच किया जा रहा है. क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं पूछा है कि क्या कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. जानबूझ के आपको घुमाने के लिए पूछा है, बताइए मैक्सिमम अमाउंट डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया जा सकता है. तो बच्चा तो सोचेगा ना 2 बार. कुछ लिमिट थी क्या? 10%, 20%, 15%? मैं एब्सेंट था क्या? मैं बॉम्बे गया था क्या? मैं बीमार था क्या? ठीक है. कि क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने सीधे से नहीं पूछा है, एकदम टेढ़ा करके पूछा है. एंड एडवाइज द मेंबर्स अबाउट द सेम. तो बताओ क्या सेक्शन 8 कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? तो सेक्शन 8 कंपनीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिक्लेयरिंग डिविडेंड. फॉरगेट अबाउट मैक्सिमम, देयर इज नथिंग दैट कैन बी डिक्लेयर्ड एज डिविडेंड. तो अब देखो ये जो क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ. दिस क्वेश्चन इज नॉट अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. अपने को जैसे इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, सिविक्स में, साइंस में, स्कूल के टाइम पे कैसे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन होते थे, एक्सप्लेन द ओम्स लॉ, और फिर हमको बताना पड़ता था. ऐसे क्वेश्चंस पूछता है आईसीआई, उसको कहते हैं डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस. उसको क्या कहते हैं? जैसे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 1 पर्सन कंपनी. ऐसे क्वेश्चन को क्या कहेगा? डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्शन 8 कंपनी, ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन हो गया. बट हर क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन नहीं होता है. ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर क्वेश्चंस in the examination are case study based questions. What are they? जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 नजर आ रहा है, इससे मैं चाहती थी आप खुद से ट्राई करो. दिस इज अ केस स्टडी जहां पे आईसीआई ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो और आईसीआई आपका क्लाइंट है, और आपका क्लाइंट आपके पास आया है और बोल रहा है, हे चार्टर्ड अकाउंटेंट देखो हमने इस साल बहुत प्रॉफिट कमाया है. प्रॉफिट कमाए बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंडीशन, ऐसा वैसा, वो पूरा स्टोरी दिया है, और हम ना डिविडेंड देना चाहते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बताओ कितना मैक्सिमम डिविडेंड दे हम. ठीक है. तो अब आपको समझना है कि आईसीआई आपका क्लाइंट है, और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कैसे उसको कंसल्ट करोगे, वैसा ही आंसर आपको लिखना है इन द पेपर. तो आप बताओगे आईसीआई
ओ आईसीआई, मतलब एग्जामिनर, ओ एग्जामिनर। अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है तो आपकी कंपनी तो प्रोहिबिटेड है। रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड? फ्रॉम द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द मेंबर्स, इट कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। तो ये जो मेंबर्स डिमांड कर रहे हैं उनका कंटेंशन करेक्ट नहीं है। तो एक तो आप बताओगे प्रोविजन क्या कहता है, इसमें आपने प्रोविजन लिखा है कि सेक्शन 8 में जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो प्रोहिबिटेड होती है डिविडेंड डिक्लेयर करने से। और फिर आप अपना कंक्लूजन बताओगे ना आपके क्लाइंट को कि आपका क्या से है, ये प्रोविजन है, और फिर आपका क्या स्टैंड है, तो ये आपका स्टैंड है कि इसीलिए आपकी कंपनी जो है, जो भी कंपनी का नाम नहीं दिया है और कंपनी लिखा है, आपकी कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। इसलिए मेंबर्स जो कह रहे हैं ना वो गलत कह रहे हैं, ऐसा आप मेंबर्स को बता देना, उनका स्टैंड करेक्ट नहीं है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट डाउन दी आंसर्स टू एनी क्वेश्चंस व्हिच इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 पे आओ जरा। 8 नहीं सॉरी 7। हाँ, और एक चीज आप करोगे, अब सुनो मेरी बात। टेक्स्ट बुक है सबके पास? टेक्स्ट बुक में आप कहां पे दिया हुआ है सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में? पेज नंबर कोई बताओ। 6.7 6.17 6.17 पे आओ तो टेक्स्ट बुक पे थोड़ी चीजें आपको सिखानी पड़ेगी, अब बच्चे हो आप लोग। 6.17 पे आए? 17 कैसे? और यहां पे कई जगह है ना, ये सेक्शन 8 के ऊपर कॉन्सेप्ट है ना, इधर जिधर जगह है ना उधर एक तो आप लिखोगे, ये क्या क्वेश्चन था, ऐसे लिखोगे क्वेश्चन 4, ठीक है, और उसके नीचे लिखोगे कब पूछा है क्वेश्चन 4? नवंबर 18। इधर लिखोगे क्वेश्चन 4, एन मतलब नवंबर, हाँ आप NOV लिख सकते हो, नवंबर 18 स्लैश करो, फिर इधर लिखो क्वेश्चन 7। मेरे पास स्टाइलिस नहीं है लैपटॉप का, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूं, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन 7 May 19, उसके नीचे लिखो, आप पूरा लिखोगे मे, मैं सिर्फ M लिख रही हूं, May 19। और जितने जितने अभी क्वेश्चंस हो गए ना सेक्शन 8 के, हम लोग स्लैश करके ऐसे लिखते जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? आपकी बुक बोलनी चाहिए। जब आप प्रेपरेटरी लीव में लॉ के सब्जेक्ट की पढ़ाई चालू करोगे, आपकी बुक बोलनी चाहिए। आपने थियोरी में तो समझ लिया सेक्शन 8, बट आपको यह भी पता होना चाहिए इस सेक्शन के ऊपर आईसीआई एग्जामिनेशन में कैसे सवाल पूछता है। डायरेक्टली आपकी बुक बोल रही है क्वेश्चन 4 देख ले बेटा, क्वेश्चन 7 देख ले बेटा, तो मतलब एंड टू एंड हमने सेक्शन 8 का प्रिपरेशन कर लिया। नॉट जस्ट द थियोरी बट हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, हाउ आंसर्स आर रिटन। नहीं आई बात समझ में? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम 1 डे बिफोर कैसे पढ़ाई करते? 1 डे बिफोर का प्रिपरेशन इज नॉट 1 डे बिफोर, इट इज फ्रॉम डे 1 ऑफ द क्लास। ये छोटे एफर्ट्स है बट इट विल मेक अ बिग डिफरेंस 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन। करोगे ना आप लोग? ज्यादा होशियारी में नहीं जाने गए, इज्जत में पढ़ाई करने की है, पास होना है तो ठीक है। क्वेश्चन 7 एक बार देख लो, फिर मैं एक होमवर्क का क्वेश्चन देके छोड़ दे रही हूं आपको। ये भी ये होमवर्क नहीं है क्वेश्चन 7, क्योंकि आपने समरी ऑलरेडी लिखी हुई है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विद अ चैरिटेबल पर्पस? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन 8 कंपनीज, एंड व्हाट आर द कंडीशंस टू इशू एंड रिवोक द लाइसेंस ऑफ सच कंपनीज बाय द गवर्नमेंट? ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। तो चैरिटेबल कंपनीज मतलब क्या होती है? सेक्शन 8 ऐसा लिखोगे, ऐसी कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड फॉर promotion of charitable object of commerce, science, art, education, research, social welfare, protection of environment, etc. etc. ऐसी कंपनी पूरा का पूरा प्रॉफिट इस्तेमाल करती फॉर प्रमोटिंग इट्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये कंपनीज
हाँ या ना? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस की जरूरत रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट जब लाइसेंस देता है तो आपको आपके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखने की जरूरत, बट जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है और प्लस सेम प्रिविलेजेस एंजॉय करेंगे, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस रिवोक भी कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लाइसेंस रिवोक कर रहा है, क्यों करेगा? क्योंकि आपने प्रोविजंस को किया है कॉन्ट्रवीन, या तो आपने फ्रॉडुलेंटली एक्टिविटीज कंडक्ट की है या प्रोविजंस को किया है वायलेट, तब आपको वापस से नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखना पड़ेगा। बट ये एक्शन लेने के पहले क्या आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी? हाँ या ना? इसमें आप और एक बुलेट ऐड कर सकते हो, वो अमेलगमेशन और वाइंडिंग अप वाला पॉइंट यहां पे सिर्फ लिख दो, अमेलगमेशन स्लैश वाइंडिंग अप, और घर पे वो पूरा सेंटेंस लिख लेना, अमेलगमेशन स्लैश वाइंडिंग अप। है ना जगह उधर? इसलिए दिए जगह। पेज रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है गुनगुन, उतना कष्ट आप उठा लेना। लिखा अमेलगमेशन स्लैश वाइंडिंग अप। अब ये देखो क्वेश्चन 10, ये भी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। सेक्शन 8 के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बताओ। आपने देखा आज जब हमने रिवीजन किया था, हमने सारे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स किए थे। ये देखो जरा, अरे हाँ या ना? बोलो ना। तो यहां पे क्या लिखोगे आप? यहां पे भी लिख सकते हो या इधर भी लिख सकते हो। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 नवंबर 20, 18 में पूछा, 19 में पूछा, 20 में पूछा, देख रहे हो आप? डायरेक्ट, इसको कहते हैं डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन। क्या कहते हैं इसको? ये हमने जब क्लास आज की शुरू हुई थी, ये सारे पॉइंट्स एक एक करके देखे डिटेल में, हाफ एन आवर वी ओनली इन्वेस्टेड इन सेक्शन 8 कंपनीज का रिवीजन। अरे हाँ या ना? सिग्निफिकेंट पॉइंट में क्या लिखोगे? ये कंपनी क्यों फॉर्म की जाती है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, पैसा क्यों इस्तेमाल किया जाएगा, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस की जरूरत है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस रिवोक, हमने 6 बार रिवाइज कर दिया इसको। अमेलगमेट हो सकता है, वाइंड अप हो सकता है। कितनी डेज की नोटिस देंगे? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल, ये कमिटीज बनाने की जरूरत, पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर बन सकता है। आज किया या नहीं है? हाँ या ना? 3 क्वेश्चन 18, 19, 20 में तो सेक्शन 8 के ऊपर आईसीआई ने पूछ लिया। आज का होमवर्क, दैट्स इट, बस आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 इज योर होमवर्क, जिसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। मैं ग्रुप पे डाल दे रही हूं। कैसे करोगे होमवर्क? कॉपी पेस्ट करके